नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। आज 21वीं सदी में हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े लिखे एक अच्छा युवक बने। यहाँ अच्छा कहने का मतलब रोजगार कर अच्छा पैसा कमा सके ही नहीं है, बल्कि इसका मतलब बहुत ही व्यापक है। वह देश से जुड़ा है, मानवता से जुड़ा हुआ है। अगर हम वर्तमान परिदृश्य को देखें तो स्टूडेंट चाहे वो साइंस से पढ़े, आर्ट्स से पढ़े या कॉमर्स से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली साइंस ही उसे रोजगार उपलब्ध कराता है और रोजगार से अर्जित पैसे से वह अपने घर चला सकता है तथा उससे देश भी समृद्ध होता है। अगर सभी के पास रोजगार हो तो देश की ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। रोजगार की उपलब्धता से उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व की जा सकती है जिसमें बेरोजगार पैसे के लिए गलत राहों पे भटक जाते हैं और अपने श्रम का दुरुपयोग करने लगते हैं। अगर सबके पास रोजगार होगा तो मानव श्रम को बहुत अच्छे से उपयोग किया जा सकेगा और इससे देश भी समृद्ध होगा। इससे जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बढ़ोतरी होगी और उससे देश की बदहाली और गरीबी भी दूर होगी। छोटे मोटे क्राइम, लूट खसोट, जो पैसों के लिए चोरी डकैती छीना झपटी होती है, उसमें भी अप्रत्याशित रूप से कमी आएगी। पैसों की कमी के कारण आज लोग स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा न लेने के कारण जो मौतें हो रही हैं, उस पे भी रोक लगेगी। कुपोषण, भूखमरी और मानसिक दिवालियेपन से भी आजादी मिलेगी। अगर आप दुनिया के वैश्विक आंकड़े देखें तो वहाँ आप पाएंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत दुनिया का सबसे गरीब देश है। हैप्पीनेस इंडेक्स, स्वास्थ्य समस्याएं, क्राइम, रेप, भ्रष्टाचार इत्यादि में भी बहुत बुरा हाल है और ये अपने पड़ोस के छोटे छोटे देशों से भी गया गुजरा हो चुका है। कई हजार साल पुरानी संस्कृति का ध्वंस दिखाने वाले इस मामले पर कहीं भी दिखाई नहीं देते। उनकी सारी ध्वंस सिर्फ कुछ बेतुकी बातों पे है। कोई यह बता रहा है कि पिछले 600-700 सालों में कुछ मंत्रों को इकट्ठा कर लिखी गई किताबें करोड़ों साल पुरानी है, तो किसी का जोर यह है कि जिस भाषा में यह लिखा गया है वो विदेश के भी कुछ स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है और वो सबसे पुराना है। जबकि आप जांच करें तो आप पाते हैं कि यह पूरी तरह से फेक बातें हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि विदेशों में भारत की कुछ भाषाएं पढ़ाई जाती हैं और बदले में भारत भी विदेश की कुछ भाषाओं को पढ़ाता है। जैसे कि आजकल स्कूलों में जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच इत्यादि भाषाएं भी पढ़ाई जा रही हैं। तो सवाल यह है कि धर्म के धंधेबाज जो देश की असल समस्या है, गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, उसकी बात करने की बजाय ये गप्पेबाजी के इतिहास में क्यों व्यस्त हैं? ये क्यों लोगों को भटका रहे हैं गलत गलत गपोड़ेबाजी पैदा करके, और ये हासिल क्या करना चाह रहे हैं? ये जो दिन भर नासा, अमेरिका, जर्मनी में संस्कृत का जो इतिहास बताते फिर रहे हैं, ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि भारत में जो 44 करोड़ से भी ज्यादा गरीब लोग हैं, जो अमेरिका की टोटल जनसंख्या से भी ज्यादा हैं, उनकी समस्या का हल उनका ईश्वर, उनका वेद और उनकी ये काल्पनिक गपोड़बाजी वाली कहानियां कैसे सॉल्व करने वाली हैं? या फिर वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल को पढ़कर ही और उनके संस्कृत, अरबी, हिब्रू लैंग्वेज सीखकर कैसे ये मुद्दा सॉल्व होने वाला है? ऐसे सवाल सुनते ही इनकी घिघी बच जाती है, ये बगले झांकने लगते हैं। कुछ कपोड़ी हर बार की तरह फिर रोना धोना शुरू कर देंगे कि इतिहास में भारत विश्व गुरु था तो सोने की चिड़िया, तब सब खुशहाल थे। अब ये मुद्दे भटकाने की कोशिश करते हैं और जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं उसमें भी इनका इतिहास जीरो होता है। अगर उससे भी रिलेटेड आप प्रश्न पूछ दें तो फिर उसमें भी इनकी गपोड़ी पकड़ी जाती है। अब उदाहरण के लिए, भारत विश्व गुरु था, यह बात सत्य है, लेकिन वो विश्व गुरु कब था, कैसे था, इसकी हमें एनालिसिस करनी होगी। आइए एक नजर इस पे भी देख लेते हैं। दरअसल बुद्धा काल यानी कि 600 BC से लेकर 11वीं शताब्दी तक जब भारत देश में 100 से ज्यादा भी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटियां थी। इन यूनिवर्सिटीज में बुद्धिस्ट टीचर हुआ करते थे और भारत में जो भी एजुकेशन का इतिहास मिलता है, जैसे कि अर्थशास्त्र, खगोल विद्या, तर्कशास्त्र या जो भी प्राचीन विज्ञान, चिकित्सा प्रणाली, मैथ्स, ये सारी इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती थी और इसमें पढ़ने के लिए विदेशों से छात्र आया करते थे। हेनसोंग भी इसी में से एक थे। उन्होंने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया है। इन्हीं यूनिवर्सिटीज की बदौलत भारत से बुद्धिस्ट कल्चर पूरे विश्व में फैला। चाइना, म्यांमार, जापान, सिंगापुर, कोरिया, मंगोलिया इत्यादि देशों में बुद्धिस्ट कल्चर बहुत ही तेजी से फैला और वहां से काफी स्टूडेंट आकर यहाँ रहकर पढ़ाई करते थे। फिर बाद में जब 11वीं शताब्दी में गुलाम वंश और यहीं के कुछ षड्यंत्रकारियों ने मिलकर बिहार स्थित नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर डाला, जला डाला, तब से ये यूनिवर्सिटियां क्षतिग्रस्त हो गईं। जबकि पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार इन विश्वविद्यालयों में पाली भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई होती थी। यही वो समय था जिसको हम भारत का स्वर्णिम युग कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये यूनिवर्सिटियां बर्बाद हुई, भारत से ये सारी कलाएं एक तरह से विलुप्त हो गई। फिर बाद में 15वीं शताब्दी में जब लेखन कार्य शुरू हुआ, तब के तथाकथित लोगों ने संस्कृत में इसका लेखन पुनः शुरू
शुरू किया, लेकिन साक्ष्यों के न रहने के कारण उन्होंने इन उपलब्धियों को किसी काल्पनिक चरित्र के नाम पर गढ़ दिया। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह साबित हो चुका है कि सिंधु सभ्यता घाटी की लिपि सबसे पुरानी है और उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जबकि उसके बाद की धम्म लिपि, जिसे कि ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता है, के शिलालेख पढ़े जा चुके हैं और वैसे कई सारे शिलालेख 2250 साल पुराने मिल चुके हैं जो सम्राट अशोक के समय के लिखवाए गए थे। और अब तक की जितनी भी जानकारी मिली है उससे ये भी पता चला है कि जो पाली भाषा थी, जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई होती थी, उन्हीं भाषाओं को जब 15वीं सदी में लेखकों ने लिखा तो उसे संस्कृत में ट्रांसलेट कर दिया और उससे कुछ शब्द बदल गए, जैसे कि बुद्ध बुद्ध हो गया, पाली का ओ और फिर ओ को ही हॉरिजॉन्टली जोड़ने पर स्वास्तिक बन गया, यही ओ संस्कृत में ओम बन गया। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। चूंकि 15वीं सदी के लेखकों के पास लिखने के लिए कागज नहीं होते थे तो वो हाथ से बनाए हुए कागज या फिर ताड़पत्र पे लिखा करते थे। उसी के कुछ यदा कदा पन्ने मिल जाते हैं जो कि सबूत के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जिसे कि पांडुलिपि भी कहते हैं। आजकल जितना भी ये प्रचारित किया जा रहा है कि इन किताबों से ये विज्ञान निकला है, वो विज्ञान निकला है, ये मैथ्स निकला है, ये चिकित्सा प्रणाली निकली है, ये खगोल विद्या निकला है, काल गणना निकला है, वास्तव में ये सारी की सारी बुद्धिस्ट विश्वविद्यालयों की देन थी और ये सारी बातें बुद्धिस्ट विश्वविद्यालयों के खत्म होने के 500-600 साल बाद लिखी गई। इसीलिए पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण इसका क्रेडिट काल्पनिक चरित्रों को दे दिया गया। फिर अंग्रेजों के आने के बाद जब भारत में कागज आ गया तो फिर से लेखन कार्य 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ और उस समय फिर से ये सारी कहानियां मंत्र श्लोक इकट्ठा करके लिखे जाने लगे और बहुत सारी मिलावट हुई। आज ये लोग जितने भी डिंग हाँक रहे हैं कि मेरे वेद से, मेरे इस किताब से, मेरे कुरान से, बाइबल से ये विज्ञान निकला, वो विज्ञान निकला, आप उसकी ओरिजिनल पांडुलिपि मांग लीजिए, ये तुरंत ही रोना धोना ढपली बजाना शुरू कर देंगे क्योंकि इनके पास सबूत कुछ भी नहीं है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि सबूत क्या होता है और क्या सबूत अभी तक अवेलेबल हैं। यूं तो इंटरनेट पे बहुत सारी मटेरियल पड़े हुए हैं, लेकिन उसमें से सही मटेरियल कौन सा है और गलत कौन सा है इसकी जांच के लिए हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है। तो सबसे पहले हम यूनेस्को की ऑफिशियल वेबसाइट unesco.org पे जांच करते हैं। यूनेस्को की जो वेबसाइट है इसके ओपन होने के बाद हम यहाँ सर्च करेंगे ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट कितनी पुरानी है। अब ये देखिए ये ओपन हो चुका है, इसमें यहाँ लिख कर आ रहा है कि द ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्व्ड एट द नेशनल आर्चीव्स ऑफ जॉर्जिया, और ये 2014 में सबमिशन हुआ था, इंक्रिप्शन 2015 में हुआ था, जॉर्जिया देश का है। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। इसकी और डिटेल से जानने के लिए यहाँ फोटो गैलरी है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोनोलॉजिकल फ्रेम वेरीज बिटवीन द 9th 20th सेंचुरी, मतलब 9वीं से लेकर 20वीं सेंचुरी के बीच में 900 मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट 9वीं सदी की है। और ये आप ऊपर देख सकते हैं www.unesco.org, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे इसकी गैलरी में फोटो भी दे रखा है। आप इसकी और डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द कलेक्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि दुनिया की जो सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट है वो जॉर्जिया देश की है और 9वीं सदी की है। तो फिर ये जो अफवाह उड़ी है ऋग्वेद के बारे में, ये क्या है? आइए इसको भी जांच कर लेते हैं। ये भी यूनेस्को की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि दुनिया की सभी लोगों की यह दिलचस्पी रहती है कि यूनेस्को पे उनकी बातों को रखा जाए ताकि ये ग्लोबलाइज हो सके और पूरी दुनिया इसे जान सके। तो अब हम यहाँ टाइप कर देते हैं ऋग्वेद। देखिए आ गया ऋग्वेद यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, और ये भी ऑफिशियल वेबसाइट है www.unesco.org पे। तो ऋग्वेदा के बारे में ये दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वेदास आर जनरली नोन एज द स्क्रिप्चर्स ऑफ द हिंदू कम्युनिटी, हाउएवर बीइंग अमंग द फर्स्ट लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। चलिए ये तो डिटेल्स दिया हुआ है। 2007 में भारतीय गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव एक इंस्टीट्यूट है पुणे में, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने सौंपा था। फोटो गैलरी भी चेक कर लेते हैं कितनी पुरानी है। तो यहाँ पे पेज नॉट फाउंड आ रहा है, आप लोग भी एक बार चेक कर लेना क्यों इनने गैलरी की सारी फोटो हटा रखी है। चलिए फिर और चेक कर लेते हैं रजिस्टर नॉमिनेशन फॉर्म। नॉमिनेशन फॉर्म मतलब ये होता है कि जो भी इसे यूनेस्को को सौंपते हैं उसमें इसकी पूरी डिटेल्स देते हैं। तो ये मैंने ओपन कर लिया है। अब इसमें पढ़ते हैं जो भंडारकर इंस्टीट्यूट पुणे ने जो नॉमिनेशन फॉर्म दिया है उसमें ऋग्वेद को कितना पुराना बताया है। इसमें नाम भी दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, जिसने की यह नॉमिनेशन अप्लाई किया था भारत की तरफ से। और यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स 30, मतलब 30 मैन्युस्क्रिप्ट्स सौंपे गए थे, जिसमें से 1 मैन्युस्क्रिप्ट इज रिटन ऑन द विर्च बार्क एंड द रिमेनिंग 29 आर रिटन ऑन पेपर, यानी कि एक मैन्युस्क्रिप्ट पत्र पे और 29 हाथ से बने कागज पे लिखी गई
थी। आइए और भी आगे देख लेते हैं। फिर इसमें इनने बताया है कि ये जो भंडारकर इंस्टीट्यूट है पुणे का, ये अंग्रेजों के समय में ही जितने भी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट था उसे कलेक्ट करता था। जैसे 1868 से लेकर 1881 में 3118 मैन्युस्क्रिप्ट इकट्ठे हुए थे, और इसी तरह से ये पूरा 1907 से लेकर 1915 तक का डेटा है, और ये सारे मैन्युस्क्रिप्ट अभी भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। इसी में आगे ये लिखते हैं, देयर आर 30 मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ ऋग्वेदा एट द इंस्टीट्यूट कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक कश्मीर, गुजरात एंड देन राजपूताना, सेंट्रल प्रोविंस एटसेट्रा। तो इसमें ये टाइमिंग भी देते हैं, द ओल्डेस्ट ऑफ दिस मैन्युस्क्रिप्ट इज डेटेड 1464 AD। देखिए ये मेन पॉइंट है कि जो ऋग्वेद मिला है उसमें से जो सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट है वो 1464 AD, यानी कि ये 14वीं और 15वीं शताब्दी लगभग बीच की है। तो ऋग्वेद की सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट मिल रही है 1464 AD में, जबकि ग्रीक भाषा में और धम्म लिपि यानी कि ब्राह्मी लिपि में जो शिलालेख मिले हैं वो 2250 साल पुराने हैं, और संस्कृत की कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट अभी तक इससे पुरानी नहीं मिली है। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाइबल, कुरान इसके भी बाद में लिखे गए हैं, या उसके जो भी पन्ने मिले हैं इसके बाद में मिले हैं। भले ही प्रैक्टिसेस उससे पहले की हों, लेकिन जो लिखित रूप में मिलता है या जो लिखा जाता है वो 1464 में ही सबसे पुराना मिला है। तो यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो गया होगा कि दुनिया की सबसे पुरानी रिलीजियस टेक्स्ट वो कितना पुराना है, और नॉमिनेशन के लिए जहाँ पे इसकी मैन्युस्क्रिप्ट रखी गई है उसने अपने नॉमिनेशन फाइल में यूनेस्को की वेबसाइट पे कितना पुराना पब्लिश करा रखा है। यहाँ से आप बहुत ही आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आजकल ये दावा किया जा रहा है कि वेद से ये निकल गया, वेद से वो निकल गया, उसकी सबसे पुरानी प्रति 1464 ईस्वी पुरानी है। तो जरा सोचिए, जो ईसा से भी 300-400 साल 500 साल पहले से जो यूनिवर्सिटियां 11वीं सदी तक चली थी, उनकी उपलब्धियां अचानक से इनके वेदों से और तरह तरह के शास्त्रों से कैसे निकलने लगी। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी उस यूनिवर्सिटी की उपलब्धियां थी, जब संस्कृत लेखन इधर 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी में हुआ तो उसी की उपलब्धियों को इसमें लिखा गया और काल्पनिक चरित्रों के नाम पर बताया जाने लगा। अब एक दूसरी गपोड़ी पे भी आप नजर डालें। कुछ मुल्लों का कहना है 6वीं शताब्दी का एक बंदा उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर डालता है। सोचिए कितना बड़े गपोड़ी बात है। चांद क्या खरबूज है जिसे हाथ या चाकू से मारा और 2 टुकड़े हो गए? अरे भाई, 6ठी शताब्दी में जिस अरब में रहते थे उस जमीन के तो 2 टुकड़े कर नहीं पा रहे थे, चांद के 2 टुकड़े कर डाले। जिंदगी भर तो दुश्मनों से भागते रहे, गुफा में छुपते रहे जहाँ पे जान भी जा सकती थी, लड़ाई करते रहे, पूरी जिंदगी लड़ाई में बीती, और अंतिम के 3 वर्षों में जहर वाला भेड़ खाकर बीमार पड़ गए। नीम हकीमी कराते रहे, 7 कुएं देख डाले, सारे तंत्र झाड़ फूक कर डाले, तब भी खुद को बचा ना सके। और आज जब हो ही नहीं तो मुल्ले चांद के 2 टुकड़े करवाए पड़े हुए हैं उस बंदे से जो अपनी बीमारी ही नहीं ठीक कर सका और 3 साल तड़प तड़प के मर गया। अरे धर्म के धंधेबाजों, इतनी तो शर्म करो, चांद के टुकड़े करवा डाले हैं। वहाँ पे आप अंतरिक्ष यात्री जा चुके हैं, वहाँ पर जांच पड़ताल करके आए हैं, वो एक खरबूजा नहीं है कि जिसके 2 टुकड़े किए जा सकते हैं, लेकिन अभी भी तुम चांद के 2 टुकड़े करवा रहे हो। पता नहीं कौन लिखा, कब लिखा, कैसे लिखा। थोड़ी तो शर्म करो, इतनी अकल बुद्धि तो है, या दिमाग भी बेच कर खा गए। अब कुछ पादरियों की गपोड़े भी सुन ले। 2000 साल पहले एक इंसान से पानी के ऊपर चलवा दिया, 2 मछली और 2 रोटी से हजारों लोगों को खाना खिलवा दिया, हाथ छूते ही लोगों के रोग सही करवा दिया। इन गपोड़ियों से मेरा एक ही सवाल है कि तुम्हारे इस तरह के बकवास बातों से, अवैज्ञानिक बातों से और गपोड़ने से लोगों की गरीबी कैसे दूर होने वाली है? जब तुम हाथ छू कर ही लोगों के स्वास्थ्य ठीक करवा रहा था तो ये फैसिलिटी, ये टेक्निक सारे लोगों पे क्यों नहीं अप्लाई कर दिया? सबके रोग दूर हो जाते। जब 2 रोटी और 2 मछली से हजारों लोगों को खाना खिला सकता था तो इस धरती की भूखमरी ही खत्म हो जाती। दे देता वो टेक्निक, बनाया क्यों नहीं? विज्ञान तो जब भी कुछ बनाता है वैसी हजारों लाखों फैक्ट्री खोल देता है और सबको सहूलियत देता है। भाई तुम्हारी इन टेक्निकें कुछ लोगों तक ही सीमित क्यों हो जाती है? क्योंकि तुम्हारी बातें सारी की सारी गपोड़ी है, इसका कोई प्रूफ नहीं और ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, और इसीलिए तुम्हें गपोड़ने की जरूरत पड़ रही है। तो अब तक आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इन गपोड़ियों के पास जो वास्तविक समस्या है समाज की, उसका कोई समाधान नहीं है। सिर्फ इन्हें अपना धंधा चलाना है और इसी धंधे के लिए ये तरह तरह की गपोड़बाजी करते रहते हैं, काल्पनिक कहानियों को फिट करते रहते हैं, जो पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है उसी को गलत बताने लगते हैं। बताइए, पूरी दुनिया जिस पाठ्यक्रम को पढ़ा रही है वो गलत हो गया और इनकी काल्पनिक
अप्रामाणिक, अवैज्ञानिक और बिना सबूत वाली गपोड़ी बातें ही सही हो गई। वाह रे गपोड़ियों वाह। तो अब सवाल यह है कि समाधान क्या है। अगर हम समाधान की बात करें तो समाधान सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक टेम्पर है। जी हाँ, साइंटिफिक टेम्पर। क्योंकि आज आप जितने भी कल कारखाने, जितनी भी टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर देख रहे हैं, इसमें करोड़ों लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। आप अपनी जिंदगी में जितने भी उपकरण यूज कर रहे हैं, अगल बगल सुबह से शाम तक, रात तक, वो सारे के सारे साइंस की देन है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग से करोड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। एक धर्म का धंधेबाज तो अपने धंधे की ही बात करेगा क्योंकि वो उसका पुश्तैनी धंधा है, उससे उसको रोजगार मिल रहा है, जबकि विज्ञान बिना भेदभाव के सबको रोजगार दे रहा है। अब हमें यह तय करना है कि हमें विज्ञान चाहिए या ये धर्म की नौटंकी। Special thanks to Ujjwal ji. This video is dedicated to all human beings, and if you have any query regarding my videos, must put your comment in comment section. Stay connected with Science Journey. Thanking you.